हेलो दोस्तों, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड नेचर ऑफ लाइट, and the reflection of light. ओके, तो ये दो टॉपिक को हमने अच्छे से डिस्कस किया था। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नेचर ऑफ लाइट क्या है? लाइट के नेचर की बात करते हैं। लाइट वेव है कि लाइट पार्टिकल है, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है इस डिस्कशन का, इस डिबेट का, लाइट जो है ना तो वेव है और ना ही पार्टिकल है। एक्चुअली में ये दोनों है। इसको बोलते हैं लाइट का डुअल नेचर ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो? अच्छा, डुअल नेचर ऑफ लाइट को किसने, ये किसका थ्योरी है? गिवन बाय डी ब्रॉगली। नाम याद रखिए, एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। डी ब्रॉगली। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट जो है एक मीडियम से ट्रेवल करता हुआ दूसरे मीडियम के किसी बाउंड्री या फिर किसी ब्राइट सरफेस से टकराता है, इंसिडेंट होता है उस पर, तो ये जो है उसी मीडियम में वापस लौट आता है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। दैट फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके दो लॉस्ट है ना। ओके, उसके बाद हमने कुछ मिरर के बारे में भी पढ़ा था। मिरर क्या होता है? मिरर एक्चुअली में एक डिवाइस है। मिरर इज अ डिवाइस जो क्या करता है, जो उसके ऊपर आने वाले मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। देखो 100% नहीं बोल सकते आप, 100% मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। ये होता है मिरर। और मिरर के टाइप्स की भी बात हो गई थी। मिरर के को हमने क्लासीफाई किया था 3 ग्रुप्स में। एक होता है प्लेन मिरर, ओके, और उसके बाद क्या था यार? एक स्फेरिकल मिरर भी था, और था फिर एक पैराबोलिक मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के भी 2 टाइप्स हैं। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कन्वेक्स। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आप समतल दर्पण, और ये है आपका गोलीय दर्पण, और ये है आपका परवलयाकार दर्पण। कॉनकेव यानी कि क्या हो जाएगा? कॉनकेव मीन्स क्या होता है? कॉनकेव मीन्स हो जाएगा अवतल यानी धंसा हुआ, गुफा के जैसा। कॉन्वेक्स यानी कि उठा हुआ, उत्तल। अगर डायग्राम बनाओगे, पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक में ये मिलेगा आपको, फिर भी देख लो। ये कॉनकेव हो जाएगा और ये जो है ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। ओके, और इमेज की भी बात हुई थी। इमेज क्या होता है? इमेज एक्चुअली में क्या होगा? इमेज इज अ पॉइंट वेयर 2 or more than 2 reflected rays meet, और वी कैन से appears to meet। कि appears to meet क्यों बोला? अगर अच्छा, इमेज के 2 टाइप्स हैं। इमेज देख लो पहले क्या है? इमेज। ओके, तो इमेज को कैसे डिफाइन किया था? इमेज इज अ पॉइंट वेयर 2 or more than 2 reflected rays meet और appears to meet। ओके, और appears to meet या तो मिलेगा या तो मिलता हुआ प्रतीत होगा। इमेज के भी 2 टाइप्स थे। एक होता है रियल इमेज हो जाएगा, और एक हो जाता है आपका वर्चुअल इमेज। ओके, ये तो पढ़ लिया है, रिवीजन कर रहे हैं बस। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। रियल इमेज क्या होता है जी? रियल इमेज फॉर्म व्हेन आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर 2 or more than 2 or more than at least 2 तो होना ही चाहिए। आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर 2 or more than 2 रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, देन रियल इमेज विल फॉर्म। और वर्चुअल इमेज में क्या होता है? एक्चुअली में नहीं मिलता जी, एक्चुअली मिलता नहीं है।
पीछे बढ़ाने पे मिलता हुआ प्रतीत होता है, अपीयर्स टू मेट। ओके, तो ये होता है, उसको बोलोगे आप वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनेगा, इरेक्ट होगा। रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ओके, तो ये तो बात हो गई पिछली क्लास की। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, आज का टॉपिक क्या होगा? अब ये सी बात है, आज का टॉपिक इसके आगे का ही होगा। आज का टॉपिक तो इसके आगे का ही होगा भाई। चलिए, तो आज का लेक्चर हम अब शुरू करेंगे। इससे पहले तो बस एक छोटा सा रिवीजन था। चलिए, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है, और उसके बाद रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये और ये दोनों हम लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देंगे आज। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे जी इसको हिंदी में? ये है समतल दर्पण से परावर्तन, और ये है गोलीय दर्पण से परावर्तन। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। यानी कि समतल दर्पण से परावर्तन। ओके, चलिए शुरू करें। देखिए भाई, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर कैसा होता है? सबने देखा है प्लेन मिरर ऐसा होगा, और ये उसका जो है पॉलिश्ड सरफेस है, और इधर का जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। पॉलिश्ड सरफेस है और ये इधर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहीं से परावर्तन होगा। चलिए, लेट कि इसके सामने कोई यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, और अब यहाँ से एक किरण चलती है, रे। लेट यहाँ से एक रे आ रहा है, लाइट रे, जो कि यहाँ इंसिडेंट हुआ। इसको आप नॉर्मल मान लो, और से नॉर्मल तो यहाँ पे होना चाहिए ना जी, ये हो गया नॉर्मल, और ये गया रिफ्लेक्टेड रे। I = R होना ही चाहिए। ठीक है, चलो इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे तो लेना ही पड़ेगा। तो एक और ले लेते हैं, ये आया ऐसा, इसके लिए नॉर्मल हो जाएगा ऐसा, और इसके लिए हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे ऐसा। तो भाई ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे तो मिलने से रहे, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे तो मिलने से रहे, ये ना मिलेंगे अब, ठीक है। लेकिन अगर इनको पीछे बढ़ाया जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो लगेगा कि वो यहीं से आ रहे हैं। कहाँ से? इधर देखने पे लगेगा कि वो यहाँ से आ रहे हैं, और यही होगा इस O का इमेज। तो क्या यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली में मिले हैं क्या? नहीं, एक्चुअली रेस तो मिलेंगे ही नहीं, एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रेस तो मिलने वाले ही नहीं हैं। यहाँ पे कैसे इमेज बन रहा है? When the reflected rays are extended in the backward direction, जब आपने रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे की ओर बढ़ाया है, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, मिल रहा है, और वही पॉइंट हो जाएगा इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज। ओके, तो आई इमेज है किसका? पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का। तो ये इमेज कैसा होगा? यहाँ पे एक्चुअली में तो मिला नहीं है, पीछे बढ़ाने पे मिला है, यानी कि ये होना चाहिए वर्चुअल
वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब होना चाहिए भाई, आभासी प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, सही है, आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब है तो सीधा ही होगा, आभासी प्रतिबिंब है तो सीधा यानी कि इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, और कोई खास बात है क्या? ठीक है, तो ये है, सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये है समतल दर्पण से प्रतिबिंब की रचना। तो यहाँ से क्या पता चल गया आपको? यहाँ से आपको ये पता चला है कि समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्लेन मिरर से समतल दर्पण से जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, उसका नेचर क्या है। तो भैया समतल दर्पण से जो इमेज बनेगा ना, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल इमेज होगा यानी कि आभासी प्रतिबिंब होगा, और सीधा यानी कि इरेक्ट होगा। और क्या साइज़ क्या है? साइज़ क्या होगा? सेम साइज़ होगा, सेम साइज़ होगा, सेम आकार का बनेगा, उतने ही आकार का बनेगा। आप आईने में देखिए अपने आप को, आईने में देखिए, क्या उल्टा दिखेगा क्या? नहीं, आप सीधा ही दिखोगे तो सीधा है। क्या वो जो इमेज है उसको आप स्क्रीन पर ऑपरेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, यानी कि वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, वो वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब है, सीधा है, इरेक्ट है, और सेम साइज़ का बनता है, और सेम साइज़ का बनता है। ठीक है, तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो रहा है? यहाँ से दो रे चली हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों दूर जा रही हैं, पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होगा, तो यहाँ बोल सकते हो कि इमेज बन सकता है। ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो देख लिया कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब की रचना हो रही है, जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और सेम साइज़ का है। वर्चुअल है, इरेक्ट है और सेम साइज़ का है। आगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ में क्या किया जाएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज? यार गुण की बात करते हैं। गुण कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब की रचना होती है उसमें और क्या क्या गुण होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कहीं किसी भी एक पॉइंट से क्वेश्चन बन जाए, कहीं भी एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। नंबर वन तो क्लियर है। नंबर वन क्या होगा? इमेज जो होता है वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और सेम साइज़ का होता है, सेम साइज़ का होता है। ठीक है, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और सेम साइज़ का होगा। ठीक है, और एक और चीज़, और सेम डिस्टेंस पे भी होगा, सेम डिस्टेंस पे भी होगा, उतने ही दूरी पे होगा। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी फॉर्म होता है। बराबर नहीं है लेकिन बराबर होता है, बराबर होता है एट द सेम डिस्टेंस। प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण से जो इमेज फॉर्म होगा, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे ही इमेज भी होगा। ये याद रखिए। आगे और क्या हो सकता है? और आगे ये तो हो गया। ये देखो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मीन्स इंपॉर्टेंट यही है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है, सेम साइज़ का होगा और सेम डिस्टेंस का होगा। अब देखिए, किसी भी गिवन इंसिडेंट रे के लिए, इंसिडेंट रे के लिए, किसी भी आपतित किरण के लिए, किसी भी गिवन इंसिडेंट रे के लिए अगर आप मान लीजिए मिरर को आपने थीटा से रोटेट किया है, इफ द मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंसिडेंट रे आपका फिक्स है, इंसिडेंट रे आपका फिक्स रहेगा। लेकिन अगर आप मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करोगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, वो 2 थीटा एंगल से रोटेट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी भी गिवन इंसिडेंट रे के लिए, किसी भी दिए गए आपतित किरण के लिए, अगर आप मिरर को, अगर आप मिरर यानी कि दर्पण को थीटा डिग्री से रोटेट करते हो, कितना डिग्री से?
थीटा डिग्री से रोटेट करोगे तो जो परावर्तित किरण है, जो रिफ्लेक्टेड किरण है, वो 2 थीटा से रोटेट होगा, वो 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होता है ना, ये होता है लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। ओके सर, अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है, आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, आईने के सामने खड़े हो जाइए, राइट हैंड को रेज कीजिए, आप अपना दायां हाथ उठाएंगे तो क्या लगेगा मिरर में, बायां हाथ उठ रहा है। फिर से बोलता हूँ मैं, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आईने के सामने खड़े हो जाओ, आईने के सामने खड़े हो जाओ, दायां हाथ उठाओगे तो क्या लगेगा, बायां हाथ उठ रहा है, बाएं साइड का हाथ उठ रहा है। तो क्या हो रहा है, द चेंज इन द लेफ्ट एंड राइट साइड, द चेंज इन द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा हूँ मैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड का अदला बदली हो जाता है ऑब्जेक्ट और इमेज में, ऑब्जेक्ट और इमेज में जब इमेज फॉर्म होता है। तो ये जो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट जो है, इस फिनोमिनन, इस घटना को ही बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोल रहा हूँ मैं फिर से, अब डाउट होने ही नहीं चाहिए। आईना के सामने खड़े हो जाओ भाई, आईना के सामने खड़े हो जाओ, दायां उठाओ तो लगेगा कि बायां उठा रहा है, दायां उठाओ और क्या लगेगा, बायां उठ रहा है। तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अच्छा, सबसे एक एग्जाम्पल समझ लो आप, ये पी लेटर है, ये पी लेटर है। अगर इसको मिरर है ये, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, इसका इमेज तो यार ऐसे बनेगा, आपको लगेगा ये ऐसा है। यही तो है लेटरल इन्वर्जन, यही तो है लेटरल इन्वर्जन। अच्छा, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं कि ऐसे कौन से लेटर्स हैं, ऐसे कौन से कैपिटल लेटर्स हैं इंग्लिश में जिनका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जैसा बनेगा। क्या हो जाएगा, ए एच और क्या हो सकता है, आई एम, आई ओ टी यू। इनको अगर आप मिरर में देखोगे तो भी वैसे ही दिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद है वी वाई एक्स वाई, हो सकता है इस रीजनिंग में आ जाए, ये सब क्वेश्चन रीजनिंग में भी आ सकते हैं। अही मोटू वी डब्ल्यू एक्स वाई, क्या हो जाएगा कि ऐसे कौन से कैपिटल लेटर्स है इंग्लिश में जिनका लेटर इन्वर्जन नहीं होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अही मोटू वी डब्ल्यू एक्स वाई। फिर से बोल लो, अही मोटू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, ठीक है। तो वह प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब दायां का बायां, दायां का बायां और बायां का दायां, ठीक है। ये भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो, मान लो, देखो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ये है एक प्लेन मिरर, दिस इज द प्लेन मिरर, ये पॉलिश सरफेस है। और एक प्लेन मिरर और है, ये प्लेन मिरर और है, ये एक प्लेन मिरर और है। सॉरी, ये ढंग से बन नहीं रहा, ठीक है। एंड लेट द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। बहुत ही सही टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछ ले, ठीक है। इफ यदि मान लीजिए दो मिरर हैं और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। यदि इफ देयर आर टू मिरर्स एंड दे आर इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ थीटा, तो टोटल कितना इमेज बनेगा, तो टोटल कितना इमेज फॉर्म होगा। देखो, सिंगल मिरर के सामने आप खड़े हो जाओगे तो एक इमेज बनता है, लेकिन अगर दो मिरर ऐसा इंक्लाइंड है इस टाइप में, तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है अपने पास। उसके बाद अपने पास फॉर्मूला है, देखिए भाई क्या फॉर्मूला है। इफ लेट देयर आर टू मिरर्स एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो ये जो नंबर ऑफ इमेज है, ये जो नंबर ऑफ इमेज है डिपेंड करता है, डिपेंड करेगा कि 360 ऑफ थीटा कैसा है। समझेंगे भाई, समझेंगे कैसा है, मीन्स 360 अपॉन थीटा इवन है कि 360 अपॉन थीटा की वैल्यू ऑड है। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स।
थीटा जो है वो दोनों दर्पणों के बीच का कोण है। थीटा क्या है? दोनों ही दर्पणों के बीच का कोण है। अब देखिए, अगर 360 अपॉन n नंबर ऑफ इमेजेस किस पे डिपेंड करेगा मैं बता रहा हूँ। कंडीशंस आ जाता है, नंबर ऑफ इमेजेस इफ देयर आर 2 मिरर्स एंड बोथ द मिरर्स आर इंक्लाइंड म्यूचुअली इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ थीटा। अगर 2 मिरर हैं, 2 दर्पण हैं और दोनों जो हैं एक दूसरे से थीटा कोण बना रहे हैं, तो टोटल कितना इमेज बनेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है 360 अपॉन थीटा पे। ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है 360 अपॉन थीटा पे। अगर 360 अपॉन थीटा इवन हुआ, अगर 360 अपॉन थीटा इवन हुआ है ना, तब n इज इक्वल टू होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। याद रखना भाई, जब इवन है, जब थीटा इवन नहीं भाई, थीटा इवन नहीं, 360 अपॉन थीटा इवन है। If 360 upon theta is even, then the total number of images will be 360 upon theta minus 1, 360 upon theta minus 1। और अगर ये ऑड हो गया, अगर 360 upon theta ऑड हो गया है, 360 upon theta ऑड हो गया है, तो यहाँ भी 2 केस है, यहाँ पे भी 2 केस बनेगा। देखो पहला क्या केस है इसमें ना, इसमें 2 केस है, नंबर 1 केस, नंबर 2 केस, ठीक है। ऑड में ही 2 केस है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली सिचुएटेड है, यानी कि इन दोनों मिरर्स के एंगल बाइसेक्टर पे कहीं है, एंगल बाइसेक्टर पे सिमेट्रिकली सिचुएटेड है, तब कोई दिक्कत नहीं है। तब n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1 ही होगा। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 मिरर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, लेकिन 360 अपॉन थीटा क्या है? ऑड है। इफ 360 अपॉन थीटा इज ऑड, तब जो है उसमें भी 2 केस है। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली सिचुएटेड है, सिमेट्रिकली सिचुएटेड है यानी कि इन दोनों मिरर्स के एंगल के बाइसेक्टर पे है, तब तो नंबर ऑफ इमेज होगा 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अदरवाइज अगर वो असिमेट्रिकली है, इधर है या इधर है, इधर है इधर है, तब ये n इज इक्वल टू होता है ओनली 360 अपॉन थीटा, ओनली 360 अपॉन थीटा। चलिए भाई एक और रिवीजन बता रहे हैं आपको। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। उसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और सेम साइज का ही होगा और सेम डिस्टेंस पे ही बनेगा। बट इनसाइड द मिरर, इनसाइड द मिरर दूसरे साइड बनता है, आप इधर हो तो उसके साइड बनेगा, और क्या जी सेम डिस्टेंस पे बनेगा। और अगर इंसिडेंट, किसी भी गिवन इंसिडेंट रे के लिए अगर आपने मिरर को थीटा एंगल से घुमाया है तो ये रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाता है। यानी पहले का जो रिफ्लेक्टेड रे था और अभी जो नया वाला रिफ्लेक्टेड रे बनेगा, उनके बीच का एंगल 2 थीटा हो जाता है। लेटरली इन्वर्टेड होता है, लेटरली इन्वर्टेड होगा इमेज, दायां का बायां और बायां का दायां हो जाता है। और अगर 2 मिरर्स हैं जिनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है, तब जो मल्टीपल इमेज फॉर्म होगा, तब तो मल्टीपल इमेज फॉर्म होगा। कितने नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होंगे? इफ 360 अपॉन थीटा इज इवन, तब n इज इक्वल टू हो जाता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। लेकिन अगर 360 अपॉन थीटा है ऑड, ऑड लगता है, तब क्या हो जाएगा? तब n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1 होगा। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली सिचुएटेड है, सिमेट्रिकली, ठीक है, और अगर वो असिमेट्रिकली सिचुएटेड है तब n इज इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन थीटा। ओके, और आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे भाई, रुकने का नहीं। तो यार वीडियो जो है थोड़ा फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि मेरे को तो है मिटाना, ठीक है, वीडियो छोड़ के मत जाना। चलिए और देखते हैं, और प्रॉपर्टी देखते हैं। ये रहा आपका प्लेन मिरर, ऐसा भी हो सकता है, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो मैं ना इधर पॉलिश कर देता हूँ, मेरा मन है मैं कहीं भी करूँ, ठीक है, मेरा चैनल है, मैं कुछ भी बोलूँ, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये रहा नॉर्मल, ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा आई और ये रहा आर।
आएगा यहाँ से जाएगा यहाँ से, आएगा यहाँ से जाएगा यहाँ से। तो बताओ टोटल डेविएशन कितना हुआ है, टोटल डेविएशन कितना हुआ है, कितना डेविएट हुआ है भाई। उसको जाना तो यहाँ से चाहिए था, इस प्रकाश इस किरण को जाना तो यहाँ से चाहिए था, लेकिन ये तो भटक गई, इधर चले गई। तो यही तो बताना है, यही तो डेल है, यही तो विचलन है, विचलन। तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, डेल इज इक्वल टू ये पूरा लाइन 180 है, ये पूरा लाइन 180 है। इस 180 में से किसको माइनस कर दूँ, आई प्लस आर को, माइनस आई प्लस आर, 180 माइनस आई प्लस आर, 180 माइनस आई प्लस आर। लेकिन आई और आर तो इक्वल होता है, आई और आर तो इक्वल होता है, तो यहाँ पे आई और आई लिख सकता हूँ, यानी हो जाएगा 180 माइनस 2i। सो दिस इज द डेविएशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। जाना यहाँ चाहिए था, लेकिन ये एंगल कितना है, 180 माइनस 2i है, 180 माइनस 2i है। ठीक है, ठीक है जी। चलिए और देखें आगे। चलिए एक दो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन। ये रहा आपका मिरर, बुद्धिमान लोग ही जवाब देंगे, ठीक है। कमेंट में जवाब चाहिए मेरे को, कमेंट में आंसर देना यार। ये रहा और ये रहा ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज बना इधर कहीं, उन्हें रिलेशन में बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट O है और ये जो इमेज I है, अगर ये ऑब्जेक्ट O है और ये इमेज I है, और अरे घुस जा भाई, और ये जो है v वेलोसिटी से, इसके रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से आ रहा है, तो इमेज भी क्या होगा, इमेज भी इसके रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से ही आएगा। किसके रिस्पेक्ट में भाई, तो मिरर के रिस्पेक्ट में। फिर सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही लॉजिकल है। क्या, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द मिरर और अवे फ्रॉम द मिरर विद द वेलोसिटी v, विद द वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू मिरर। पता है ना आपको, रिलेटिव है, वेलोसिटी जो टर्म है रिलेटिव है। तो यहाँ पे वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में लिया है, यहाँ पे वेग किसके सापेक्ष में ले रहा हूँ, मिरर के सापेक्ष में। अगर ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के सापेक्ष में, इस मिरर के रिस्पेक्ट में और v वेलोसिटी से आ रहा है, तो ये जो इमेज है ना, ये भी v वेलोसिटी से ही आएगा। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है सर, एकदम सही था, एकदम आसान था। अगर ये v वेलोसिटी से आ रहा है मिरर के रिस्पेक्ट में, तो इमेज का भी क्या होगा, इमेज का भी वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में v ही होगा, मिरर के रिस्पेक्ट में v ही होगा। लेकिन इफ द ऑब्जेक्ट, सेकंड केस है ये, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर बाय वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू मिरर, अगर इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v है मिरर के रिस्पेक्ट में, तो जरा मेरे को आप ये बताइए कि इस इमेज का वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा। इस इमेज आई का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना होगा। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, ये भी v वेलोसिटी से आ रहा था इसके रिस्पेक्ट में, ये भी v वेलोसिटी से आ रहा था इसके रिस्पेक्ट में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये हो जाएगा 2v, तो ये हो जाएगा 2v, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, 2v हो जाएगा। 2v किसके रिस्पेक्ट में, 2v ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन यार, देखते हैं कितना दिमाग लगा सकते हो। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका इमेज। चलो मान लो कि ये कितना है, ये पहले 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था, तो ये भी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही होगा। अब मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर पास आ गया, 2 सेंटीमीटर पास आ गया, तो अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, बताओ 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 जल्दी बताओ कितना होगा। देखो कितना होगा भाई, ये 2 आया है तो ये भी तो 2 आएगा, यानी टोटल पहले 20 था, पहले 20 था, इधर से 2 माइनस हो गया, उधर से भी 2 माइनस हो गया, यानी कि टोटल 4 माइनस हो गया, यानी अब कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया। अब 60 सेंटीमीटर हो गया, याद रखना 16 सेंटीमीटर हो गया। अब वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हैं हम लोग। तो ये था आपका इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय
प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, मैं ज़रा ये खिड़की बंद कर लूँ, कुत्ते भौंक रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहला सवाल तो यही बनेगा भाई कि ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है। दो टाइप का होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वही बता चुके हैं। दो टाइप का होता है, क्या होता है, एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होगा। लेकिन ये स्फेरिकल मिरर होता क्या है, देखिए भाई, मान लीजिए मेरे पास ये है एक हॉलो स्फीयर। ये क्या है भाई, ये है एक हॉलो स्फीयर, लेकिन इसमें खास बात है, ये ग्लास का है, कांच का है दोस्त। किसका है, कांच का है। ठीक है, तो ये है आपका एक हॉलो स्फीयर, और मैंने क्या किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसको यहाँ से ख़त्म, इसको यहाँ से ख़त्म, इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया। तो अब ये जो बचा वाला पार्ट है, क्या ये मिरर है? नहीं, अभी भी ये मिरर नहीं है दोस्त, अभी भी ये मिरर नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसके एक साइड को कर लेंगे पॉलिश। तो अगर मैंने इसको पॉलिश कर दिया, अंदर वाले, देखो अंदर वाले पार्ट को पॉलिश किया तो ये बन गया, तो ये बन गया कॉन्वेक्स। ध्यान से सुनना। और अगर बाहर वाले को पॉलिश किया तो, बाहर वाले को पॉलिश किया तो ये बन गया कॉनकेव। कॉनकेव, ठीक है। क्या था कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जो कि ग्लास का है, उसमें से कुछ पार्ट करके इधर कर लिया, कुछ पार्ट जो है कट करके इधर रख लिया। अब देखो पॉलिश करना है, मिरर तो पॉलिश करने पे ही बनेगा। अगर अंदर वाले सरफेस को पॉलिश किया है तो कॉन्वेक्स बनेगा, बाहर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया है तो कॉनकेव बनेगा। तो आप कैसे डिफाइन करोगे स्फेरिकल मिरर को, आप कैसे डिफाइन करोगे? कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्फेरिकल मिरर इज दैट टाइप ऑफ मिरर विच इज obtained by a spherical shape of glass। सही है, ओके। बोल सकते हो आप स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होता है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलिशिंग द सरफेस। सरफेस को क्या किया है, पॉलिश करके ऑब्टेन किया है। तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स और ये हो जाएगा कॉनकेव। इसलिए दो टाइप का होता है, याद रखना, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस एंड कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन यार, क्योंकि आगे बढ़ना है तो कुछ नए नए शब्द जो है आएंगे, नए नए वर्ड्स देखने पड़ेंगे। देख लेते हैं क्या क्या है। सम डेफिनेशंस, याद नहीं करना है, बस देख लेना बस थोड़ा बहुत। सम डेफिनेशंस। सबसे पहले हम लोग वर्ड यूज करते हैं। अच्छा मैं बना दूं यहाँ पर, इसी में मैं शो करूँगा। ये मैंने बना दिया अपना प्यारा सा, अगर डायग्राम में मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ तो आप तो बोलोगे सर आप तो बोलने में भी ठीक नहीं हो। नहीं क्या करें, यहाँ पढ़ाने का शौक़ है, रात के 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका कॉनकेव और ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ए बी, ये भी ए बी है, ठीक है, मिरर है। दिस इज कॉनकेव, दैट इज कॉन्वेक्स। ठीक है, अब देखो सब डेफिनेशन में सबसे पहले आता है पोल। पोल, अब ये क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल है क्या, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है क्या? नहीं। ये कौन सा पोल है, ये कौन सा पोल है? ये दर्पण वाला पोल है। क्या होगा पोल? ये जो मिरर है या ये जो मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, दैट इज नोन एज पोल एंड रिप्रेजेंटेड बाय पी। बहुत ही सिंपल है। मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, उसी को बोलते हैं पोल। मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसी को क्या बोलोगे आप? पोल बोलेंगे।
ये तो पता ही था सर हमको। नंबर 2 हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सही से नोट करेंगे। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली में ना उस वाले गोले का सेंटर है, उस वाले स्फीयर का सेंटर है जहाँ से इसको काट के अलग किया था। क्या बोल रहा हूँ मैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच आवर स्फेरिकल मिरर इज ऑब्टेन्ड। जिस कांच के गोले से अपने मिरर को काट के अलग किया है ना, उसी गोले का सेंटर जो है, उसी गोले का सेंटर आपके मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आपके मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो जाएगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। सही है, सही है, अरे बोलो सही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एक्चुअली में उस गोले का सेंटर होता है जहाँ से आपने अपने मिरर को काट के अलग किया है। ओके। नंबर 3 सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात हो गई, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अच्छा पोल यानी ध्रुव, हिंदी मीडियम वाले, मैं भी हिंदी मीडियम वाला हूँ भाई, पोल ध्रुव हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर को वक्रता केंद्र बोल सकते हो आप, वक्रता केंद्र बोलेंगे भाई, वक्रता केंद्र। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। क्या होगा ये? वक्रता त्रिज्या होगा, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो कुछ नहीं है। अरे यार, जब उस गोले का सेंटर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उस गोले का सेंटर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उसी गोले का रेडियस, उसी गोले का रेडियस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। एकदम सही है, एकदम आसान है भाई। क्या बोला है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द एक्चुअली रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच आवर मिरर इज ऑब्टेन्ड, आवर स्फेरिकल मिरर इज ऑब्टेन्ड। और इसको सेकंड, द्वितीय, दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? अरे बहुत सिंपल है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलोगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा, इसका वक्रता त्रिज्या यहाँ चाहिए। चलिए ठीक है, ये भी सही है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। नंबर 4 ये हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो गया। क्या बच गया? बचा है सबसे इम्पोर्टेंट, तो बचा ही है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या यहाँ पे PLE होगा क्या? नहीं भाई, PAL होगा, क्योंकि PLE तो सिद्धांत होता है, थ्योरी होता है। ठीक है, इसमें अब प्रिंसिपल फोकस थोड़ा डायग्राम में देखना, ध्यान से देखना। मैं अलग डायग्राम बना रहा हूँ, अलग डायग्राम, एक अलग तरीके से। अरे डायग्राम वही रहेगा। चलिए भाई, प्रिंसिपल फोकस को समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये प्रिंसिपल फोकस। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पोल, अच्छा, और ये रहा एक, अच्छा याद रखना, ये जो लाइन है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, इसको भी थोड़ा डिफाइन करना था। ये जो लाइन है, एक्चुअली में लाइन क्या है? दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलोगे? मुख्य अक्ष। ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है। प्रिंसिपल फोकस, सॉरी, पहले इसकी बात कर लें। प्रिंसिपल एक्सिस is an imaginary line of infinite length. Principal axis is an imaginary line of infinite length which joins center of curvature and pole, or which passes through center of curvature and pole. और क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हैं भाई कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, एक अनंत लंबाई की एक रेखा है, अनंत लंबाई की एक रेखा है जो वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों को जोड़ती है या दोनों से गुजरती है। तो हवा के जैसे चलती है और मैं रेत के जैसा उड़ता हूँ। ठीक है, जो भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को से पास होगा, उसको बोलोगे आप प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल फोकस क्या होगा जी? प्रिंसिपल फोकस पे आइए, प्रिंसिपल फोकस पे आइए। और यहाँ पे मैं दूसरा बना देता हूँ अपना प्यारा सा कॉन्वेक्स भी तो है, प्यारा सा कॉन्वेक्स भी तो है अपने पास। कॉन्वेक्स को मैं इधर बना दूँ, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, कॉनकेव 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 कॉनकेव। ठीक है भाई, चलिए प्रिंसिपल फोकस, जरा ध्यान देंगे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ये देखिए, ये आई एक किरण, एक आई एक किरण, कितनी अच्छी बात है। शाहरुख को एक ना मिली, यहाँ दो दो आ रहे हैं, अनंत आ जाएंगे। एक आई एक किरण, एक और आई किरण, ठीक है। सो लेट कंसिडर, मान लीजिए कि यहाँ पे पैरेलल बीम्स जो है इंसिडेंट हो रहे हैं मिरर पे। यहाँ पे भी पैरेलल बीम होगा, ऐसे इंसिडेंट होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ओके ओके, तो ये क्या है? व्हेन द पैरेलल बीम्स, लाइट बीम्स इंसिडेंट ऑन द मिरर, इंसिडेंट ऑन द मिरर, पैरेलल बीम्स, क्या बोला है? पैरेलल बीम। मान लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर बहुत सारे किरण आ रही हैं, बहुत सारे नहीं, बहुत सारी किरणें आ रही हैं, बहुत सारी किरणें आ रही हैं। तो ये परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी, मुख्य अक्ष के किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी। और इसी मिलान बिंदु को प्रिंसिपल फोकस यानी कि, प्रिंसिपल फोकस यानी कि क्या कहते हैं भाई? मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए फिर से बताते हैं आपको। ये कॉनकेव के लिए भाई, कॉनकेव के लिए क्या है? प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस is a point on the principal axis where the parallel beams of light, where parallel beams of light after the reflection of the mirror meets। क्या बोला? बहुत ही आसान शब्द में बता रहा हूँ। क्या बोला है कि प्रिंसिपल फोकस यानी कि मुख्य फोकस जो है ना, वो मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे सिचुएटेड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अब परावर्तन के पश्चात मिलती हैं या उसी बिंदु से होकर गुजरती हैं। इंग्लिश में देखते हैं, क्या बोलेंगे आप? प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which the parallel beams, the rays becoming parallel to the principal axis after the reflection from the mirror meets at that point। ओके, तो प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे सिचुएटेड स्थित एक ऐसा पॉइंट है, कॉनकेव के लिए बता रहा हूँ, स्थित एक ऐसा पॉइंट है, सिचुएटेड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रेस आती हैं रिफ्लेक्शन के बाद वहीं से जाती हैं। या फिर आप किसी भी तरीके से बोलो, दिमाग में घुसा लो भाई, दिमाग में घुसा लो कि जो भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से होकर गुजरती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से होकर गुजरती हैं। उसी पॉइंट को फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ठीक है, ऐसा तो इसमें होगा, इसमें कैसे होगा? अरे यार इधर का सरफेस तो पॉलिश्ड है, तो ये इधर निकल, तो मैंने पहले ही दिमाग लगा लूँ क्योंकि बाहर में दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये तो इधर निकल जाएंगे, ये इधर निकल गया, ये इधर निकल गया, ये इधर निकल गया। ये रिफ्लेक्टेड रे है भाई, जो वापस आ गया ये रिफ्लेक्टेड रे है। देखिए ये पैरेलल गया, इधर आ गया, पैरेलल गया, इधर आ गया, पैरेलल गया, इधर आ गया, पैरेलल गया, इधर आ गया। तो कॉनकेव में तो क्या होगा, वो एक्चुअली उस पॉइंट पे मिलेंगे, उसको प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। यहाँ एक्चुअली कहाँ मिलेगा? इन दिस केस दे अपीयर्स टू मीट, दे अपीयर्स टू मीट। क्या बोलोगे? कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रेस आती हैं रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि वो उसी पॉइंट से बिखर रहा है। अच्छा, इस केस में बोलते हैं कि कन्वर्ज हो रहा है।
इस पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो रहा है और यहाँ पे क्या लगता है कि उसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज मतलब बिखर रहा है, तो इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोल देंगे, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोल देंगे। कॉनकेव के केस में एक्चुअली उसी पॉइंट से पास होता है, उसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाता है। जो भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, रिफ्लेक्शन के बाद उसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जो भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद फैल जाती हैं, बिखर जाती हैं, और इधर से देखने पे लगता है कि सब साला उसी पॉइंट से बिखर रहा है, सब उसी पॉइंट से बिखर रहा है, यानी डाइवर्ज हो रहा है। तो इस केस में इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ओके, प्रिंसिपल फोकस क्लियर है? ठीक है भाई, जब प्रिंसिपल फोकस क्लियर कर लिया तो भाई चलो फोकल लेंथ भी क्लियर कर लें। फोकल लेंथ यानी कि फोकल लंबाई, हाँ फोकल लंबाई बोलेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है अब तो आसान है। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, याद रखना। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से, और पोल को पी से, ठीक है, पोल को पी से। क्या होता है फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड पी के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम लोग फोकल लंबाई कहते हैं। इसमें भी वही होगा, इसमें भी यही है यार, यही तो एफ है, इसमें ये एफ है, ठीक है। तो चलिए जरा क्विक रिवीजन हो जाए। पोल सेंटर होगा, मिड पॉइंट होता है मिरर का, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस गोले का सेंटर होता है, उस स्फीयर का सेंटर होता है जहाँ से मिरर को ऑब्टेंड किया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी गोले का रेडियस होता है, या सी और पी के बीच का डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल फोकस समझना जरूरी है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे आएगा कॉनकेव में, और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मिलता है, वही पॉइंट क्या है? मुख्य फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है। और इसमें कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉन्वेक्स में जो भी रे उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि किसी एक ही पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, किसी एक भी पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, उसी पॉइंट को बोल देंगे प्रिंसिपल फोकस। और लास्ट में है फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। ओके, चलिए आगे बढ़िए, कुछ करिए। आगे बढ़ जाओ यार, वीडियो फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाओ। ठीक, तो ये है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ये कुछ क्या था? कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। और अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स में, जिसमें कि दो मिरर है, ठीक है, एक कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर भी पढ़ना है और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर भी पढ़ना है। कॉनकेव के लिए भी पढ़ना है और कॉन्वेक्स के लिए भी पढ़ना है। उससे पहले रूल देखना पड़ेगा, नियम यार, नियम फॉलो करना है। फिजिक्स है तो नियम है, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, चलिए रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल यानी कि नियम, प्रतिबिंब रचना के नियम। रूल नंबर वन, इन्हीं रूल्स को यूज करके आपको इमेज फॉर्म करना होगा, ठीक है। रूल नंबर वन, ठीक है, दोनों के लिए देखना पड़ेगा। रूल तो है, मैं दोनों के लिए साथ साथ में बता रहा हूँ, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। रूल नंबर वन, ये रहा मेरा, कौन सा मिरर है आज? कहीं गर्मी, हाय गर्मी। ये रहा आपका
प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया पोल, इधर कहीं फोकस आ जाएगा, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। इसके लिए क्या होगा, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, इधर कहीं फोकस आ जाएगा, इधर कहीं पोल आ जाएगा। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, रूल नंबर 1 देखिए जी, रूल नंबर 1 बहुत ही आसान है कि जो भी रे पैरेलल आता है कॉनकेव में, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाता है, मुख्य फोकस से गुजरता है। द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, प्रिंसिपल फोकस। जो भी लाइट रे, जो भी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस के समांतर आती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। काश में मुख्य फोकस होता और वो लाइट ये ओ वाली किरण होती। समझना क्या जुगलबंदी है, काश में मुख्य फोकस होता और वो तुम किरण होती जो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती, तो तुम मेरे से होकर गुजरती। माटी हाटी लाओ। चलो ठीक है। रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 है कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर ही जाता है। इसमें कॉनकेव में, इसमें क्या होगा, जो भी लाइट रे पैरेलल आता है ना, अरे यार अंदर थोड़ी घुसेगा, वो तो यहाँ से गुजर गया, तो इसको बोलते हैं कि फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे देखने पर लगेगा कि वो क्या है, फोकस से ही आ रहा है। यह देखने पर क्या लगेगा कि वो फोकस से ही आ रहा है। तो यह रूल नंबर 1, ये है रूल नंबर 1। The light ray coming parallel to the principal axis after reflection is passed through the principal focus in concave mirror, but in convex it appears to come from the principal focus. Rule number 2, याद रखना यार, यहाँ दिल छूने वाली बात किया हूँ, दिल की बात की हो। रूल नंबर 2 क्या होगा, देख लेते हैं। ये रहा मेरा प्यारा सा कॉनकेव, ये रहा मेरा प्यारा सा कॉन्वेक्स, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, तो ये रहा इसका पोल, ये रहा प्रिंसिपल फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये रहा प्रिंसिपल फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए जी, अब जो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होके आता है कॉनकेव में, अब जो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होके आता है वो पैरेलल ही जाता है। द लाइट रे कमिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, द लाइट रे कमिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत ही आसान है दोस्त। क्या बोला है कि जो भी प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है, परावर्तन के पश्चात, कहाँ से परावर्तन होगा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। रूल नंबर 2 है ये, कॉनकेव के लिए है। लेकिन क्या इसमें पॉसिबल है क्या, इसमें क्या इधर से किरण आएगा क्या, नहीं, किरण इधर से आएगा। तो बोलोगे आप कि जो भी लाइट रे फोकस की दिशा में आता है, द लाइट रे कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फोकस, द लाइट रे कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल। अरे यार मैं ये वाला फोकस करूँगा तो दिक्कत हो जाएगा, तब तो कल्पना ही होता रहेगा। यहाँ तो कुछ हो भी रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट मैटर नहीं लाना यहाँ पे। ओके, तो क्या कैसे डिफाइन कर, रूल नंबर 2 है ये, डेफिनेशन है। रूल नंबर 2 क्या है कि द लाइट कमिंग टू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, but in the case of convex, the light ray coming in the direction of focus becomes parallel to the principal axis. रूल नंबर 2 है। जगह है क्या, है भाई, जगह क्यों नहीं है, बना लेंगे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 बहुत ही आसान। ओके, ये देखिए, ये रहा और ये रहा, ठीक है। ये रहा फोकस, ये रहा पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पोल, ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब देखो, जो लाइट रे, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, जो लाइट रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आता है, जो लाइट रे, द लाइट रे कमिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ रहा है, ये आ रहा है, द लाइट रे कमिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट रिटर्न्स बैक बाय द सेम पाथ। जिस रास्ते से आया है ना दोस्त, चल बेटा उसी रास्ते से सेल्फी ले ले, निकल गया। क्या बोला है, द लाइट रे कमिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द सेम डायरेक्शन। ओके, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आया है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आया है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आया है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके ही जाएगा। ऐसा तो इसमें हो सकता है ना, इसमें थोड़ी होगा, इसमें लाइट रे इधर से थोड़ी आएगी, अरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, इसमें बोलते हैं, इसमें हम लोग बोलेंगे, तो बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा चाहिए होगा मेरे को, बड़ा चाहिए होगा मेरे को दोस्त। तो ये होगा कि द लाइट रे कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब चला तो लाइट रे उसके लिए, उसके पास था, ऐसा द लाइट रे कमिंग, द लाइट रे कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लाइट रे कमिंग इन द सेंटर ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। मैं चला तो था तुझे मंजिल जानकर, मैं चला तो था तुझे मंजिल जानकर, पर वापस आ गया तेरे पापा को पहचान कर। क्या शायरी बनाया, क्या शायरी बनाया। ये यहाँ से देखो, आया तो है उसी लाइन में, चला था उस सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में, लेकिन वहाँ तक पहुँचा नहीं, ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस। तो क्या बोला है, शायरी याद रखना कि मैं चला तो था तुझे मंजिल जानकर, मैं चला तो था तुझे मंजिल जानकर, पर मैं वापस आ गया तेरे पापा को पहचान कर। वाह क्या बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रूल याद रखिए, रूल नंबर 1, अगर पहला लाएगा तो फोकस से जाएगा, अगर पहला लाएगा तो फोकस से जाएगा। और रूल नंबर 2, अगर फोकस से आएगा तो पैरेलल हो जाएगा, अगर फोकस से आएगा तो पैरेलल हो जाएगा। और रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके ही जाएगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये था रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर में 2 स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव भी है, कॉन्वेक्स भी है। तो अपने को इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ना है और इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी पढ़ना है। तो पहले क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, रिफ्लेक्शन। अब सॉरी रिफ्लेक्शन कितना रिफ्लेक्शन है यार, पीछा छोड़ो यार। ये हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके, तो देखिए भाई, प्लेन में आप देख चुके हो, प्लेन मिरर में आप पहले ही देख चुके हो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा वैसे वैसे इमेज का पोजीशन भी चेंज होगा, लेकिन नेचर चेंज नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेन मिरर में व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, क्या चेंज होगा, केवल इमेज का पोजीशन चेंज होगा, लेकिन वर्चुअली रहेगा, इरेक्ट ही रहेगा, वर्चुअली रहेगा, इरेक्ट ही रहेगा, और इमेज के ऑब्जेक्ट के साइज का ही रहेगा, ऑब्जेक्ट के साइज का ही रहेगा। लेकिन जब आप इमेज फॉर्मेशन देखते हो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा वैसे वैसे इमेज की प्रकृति, उसका आकार, और कुछ होता है क्या नहीं, ये दोनों चेंज हो सकता है। आकार चेंज हो जाएगा, उसका प्रकृति चेंज, नेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे अब जो पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट है। देखिए रे डायग्राम बना के मैं आपको समझाऊंगा जरूर,
यहाँ पे रे डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको रे डायग्राम याद नहीं करना है। बस आपको एक टेबल बताऊंगा मैं लास्ट में, समराइज जब करूंगा तो मैं एक टेबल बताऊंगा, बस आपको टेबल याद कर लेना है। जब बस आपको टेबल याद कर लेना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। फिर से बोल रहा हूँ कि आपको केवल वो टेबल याद कर लेना है, ठीक है, बस आपको टेबल याद कर लेना है। लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है बाय कॉनकेव मिरर्स। चलिए नंबर 1, ओके नंबर 1, when the object is situated at infinity, when the object is situated at infinity, कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हो आप, याद रखना, कॉन्वेक्स के लिए नहीं है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना। देखते हैं पहला केस क्या है। When the object is situated at infinity, जब वस्तु कहाँ पे है, जब वस्तु अनंत पर है। तो देखते हैं भाई, ये रहा आपका प्यारा सा कॉनकेव मिरर, ये रहा आपका प्यारा सा कॉनकेव मिरर, ठीक है, और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रहा पोल। इधर कहीं मैं पहले फोकस नहीं ले रहा हूँ, और समझ में आता है क्यों नहीं ले रहा हूँ, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं ले रहा हूँ। ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। और याद रखना, जब बहुत दूर से, बहुत ही दूर से जब रेस आती है ना, तो आपस में पैरेलल होती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होती हैं। व्हेन द रे इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी फार डिस्टेंस, वेरी फार, इन्फिनिटी से आ रहा है यार, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी और साथ में प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगी यार, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट, एकदम दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर यार, बहुत दूर। तो देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, अभी तो रूल बताया है, अभी तो रूल बताया है ना भाई, कि जब भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो कहाँ से जाएगा, तो फोकस से ही तो गुजरेगा, ये गुजरा, दे आर द रिफ्लेक्टेड रेस, और यहाँ पे मिला है एफ प्रिंसिपल। इधर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेता हूँ, ओके। तो यहाँ जब क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अब क्लियर क्या हो गया, बोला तो था आपको इमेज क्या होता है, इमेज इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड रेस मीट। प्रतिबिंब जो है एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ दो या दो से ज़्यादा परावर्तित किरणें मिलती हैं। मिल रही हैं कि नहीं, मिल रही हैं, तो यही आप इमेज है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज फॉर्म्स एट फोकस। ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है, ये डायग्राम बड़ा याद रखिए, लेकिन ये तो जरूर याद रखना है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी द इमेज विल फॉर्म एट फोकस। ये पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज, कि इमेज कहाँ बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज बनेगा, अच्छा ये कॉनकेव के लिए है, इमेज बनेगा आपका फोकस पे। नेचर कैसा है, नेचर देख रहे हैं, एक्चुअली में मिल रहा है, एक्चुअली में सच्ची मुच्ची में मिल रहा है, तो यार ये रियल इमेज हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। लेकिन साइज क्या है, इमेज यानी कि प्रतिबिंब का आकार क्या है, अरे कोई आकार ही नहीं है, ये तो बिंदु आकार का है, बिंदु आकार का है, यानी कि पॉइंट साइज है भाई, क्या है, पॉइंट साइज है, क्या है ये, पॉइंट साइज है। तो देखिए पहला केस बहुत ही स्पष्ट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी,
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, जब वस्तु अनंत पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका इमेज बनता है फोकस पे, उसका इमेज बनेगा फोकस पे। रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा। रियल है तो इन्वर्टेड ही होगा। साइज़ क्या है इसका? साइज़ है पॉइंट साइज, बिंदु आकार का है, कोई आकार ही नहीं है, एकदम देखो नगण्य आकार का है, नेग्लिजिबल साइज है, पॉइंट साइज है। ये पहला क्लियर आपको याद होना चाहिए, ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे कॉनकेव के लिए, तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा फोकस पे। रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा, बिंदु आकार का होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 2 केस की तरफ। नंबर 2 अब क्या है कि नंबर 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड कैपिटल सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैपिटल सी समझ जाओ भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाना दोस्त, ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना। जिंदगी बहुत बहुमूल्य है, ये किसी को रफ करते हुए मत देखो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड कैपिटल सी, इन्फिनिटी पे नहीं है लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है। ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर कहीं पे होगा। तो देखते हैं भाई कहाँ पे हो सकता है। इधर है, इधर है, किधर है साला? इधर होगा, इधर होगा, ये रहा, ये रहा काला अक्षर भैंस बराबर, ये रहा। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये पी हो गया पोल, और इधर कहीं मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लूँ और इधर कहीं ले लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट ये रहा ए बी, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी। तो ऑब्जेक्ट जो है वो है तो किसके सामने? कॉनकेव मिरर के सामने, लेकिन इन्फिनिटी में नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है। तो इसको क्या बोलेंगे? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड कैपिटल सी, जब ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र के बाहर कहीं पे स्थित है। तो देखिए क्या होगा। रूल नंबर 1, जो पहला लाया है वो फोकस से जाएगा, जो पहला लाया है वो फोकस से जाएगा। और आप यूज़ कर लो एक और प्रिंसिपल, 2 है, 2 रूल है, उसमें से कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हो आप फोकस से ले जाके पहले ले जा सकते हो। तो मैं वही करता हूँ, ये फोकस आया तो ये पैरेलल जाएगा। और जहाँ देखो ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे, ये है इंसिडेंट, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे है, और ये है इंसिडेंट, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे है। और यहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रे मिला है, और जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा हम पहले ही बता चुके हैं, वहीं पे इमेज बनेगा। और सच्ची मुच्ची में मिल रहा है, सच्ची मुच्ची में मिलेगा तो रियल इमेज ही बनेगा, और रियल है तो इन्वर्टेड ही होगा। तो ये तो हो गया नेचर, ये तो हो गया नेचर कि रियल है, इन्वर्टेड है, और ऑब्जेक्ट से छोटा है ना भाई, ऑब्जेक्ट से छोटा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर स्थित होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब इमेज तो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा, लेकिन बनेगा कहाँ? अबे इमेज का पोजीशन क्या है? इमेज का पोजीशन है बिटवीन कैपिटल सी एंड कैपिटल एफ। तब इमेज जो है, तब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा, तब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है। ये याद रखना है कि जब व्हेन द ऑब्जेक्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर होता है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर होता है, तब जो है इमेज सी और एफ के बीच बनता है। तब इमेज जो है, तब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ही फॉर्म होगा। रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा।
स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करना है जी। वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, हम तो आगे बढ़ेंगे दोस्त। नहीं रुकता समय, किसी के लिए नहीं रुकता। यहाँ तक कि समय किसी सुंदर मोहतरमा के लिए भी नहीं रुकता, सिद्धू ने बोला था यार। ओके, नंबर थर्ड, when the object is situated at capital C, when the object is situated at capital C, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है। तो ये रहा मेरा मिरर, ये रहा मेरा मिरर, ठीक है, ये रहा पॉलिटेड सरफेस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस नहीं लूँगा मैं अभी, गोटी है उसके पीछे, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहीं पे है, ऑब्जेक्ट यहीं पे है। तो मैं पहले ही बता दूँ, डायग्राम बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी एट कैपिटल सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। याद रखना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर उपस्थित है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो जो उसका प्रतिबिंब होगा वो भी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, वो भी वहाँ पे वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या है? रियल और इन्वर्टेड ही होगा, इसमें नो डाउट है, रियल और इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है। और साइज़ बता दूँ मैं, सेम साइज़ का बनता है, सेम साइज़ का बनता है मेरे भाई। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, सेम साइज़ का होगा। अब मैं बताता हूँ ये डायग्राम, ये रहा सेम साइज़ का, और ये इधर से आना चाहिए एक, ये तो दिमाग है भाई, तो गोटी है, क्या है ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। तो ये देखिए, फोकस से होके अगर आया है, अगर फोकस से होके आया है तो पैरेलल जाएगा, अगर फोकस से होके आया है तो पैरेलल जाएगा, और अगर पैरेलल आया है तो फोकस से होके जाएगा, पैरेलल आया है तो फोकस से होके जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे ये भी है, रिफ्लेक्टेड रे ये भी है, और जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा, मान लो ये ए बी इसका नाम है, तो इमेज क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इमेज कहाँ बनेगा भाई? इमेज तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, रियल और इन्वर्टेड होगा, और सेम साइज का होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 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 आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ, आप फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाओ यार, क्या दिक्कत है। चलिए, तो इन्फिनिटी में भी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर भी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी हो गया। अब आते हैं when the object is situated between, when the object is situated between, when the object is situated between capital C and capital F, when the object is situated between capital C and capital F, when the object is situated between capital C and capital F, जब ऑब्जेक्ट क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे है, तो देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। ये मैं पहले बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। अरे मेरा मन यार, कि मेरा मन क्यों तुम्हें बनाए। ये है ए बी, कॉन्केव मिरर है दोस्त, ये पोल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ ले लिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैं पहले से ना फिक्स नहीं कर रहा हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ, फोकस कहाँ पे, उसके बीच में होगा बस, क्योंकि ना फिर डायग्राम बनाने में बहुत दिक्कत जाता है। देखो तो इसको बड़ा करना पड़ेगा, ये ऐसा बड़ा कर देता हूँ, बड़ा है तो बेहतर है मेरे भाई, बड़ा है तो बेहतर है।
ये है भाई कॉनकेव मिरर ही है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब मेरी बात सुनिए कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की दिशा में जाता है या सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो गया आएगा, वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऊपर चला जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आता है, देखो ये है ऑब्जेक्ट, ये है तो ये किसके डायरेक्शन में आ रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में ही आ रहा है। ये सेंटर ऑफ, यही तो है, ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आ रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आया तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वहीं से गया, रिफ्लेक्शन के बाद भी वहीं से गया, तो रिफ्लेक्टेड रे भी यही है और इंसिडेंट रे भी यही है। अच्छा, अब जो पैरेलल आएगा वो फोकस से जाना चाहिए। अगर मैं फोकस ले लूँ ऐसा तो बहुत दूर जा रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं पूरा फोकस बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया, यहाँ पे ले लेता हूँ, काटना है भाई, काटना है। ये आया फोकस से, पैरेलल आया ना, द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ये आया, ये बनेगा इमेज। बहुत सही लड़के, बहुत सही, मज़ा आ गया, ठीक है। तो दिस इज ए बी एंड दिस इज ए डैश बी डैश। ये कैपिटल एफ है भाई, नियम फॉलो करो, ठीक है जी। तो देखिए क्या है, when the object is situated between center of curvature and focus। ये सब आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ये सब काम का चीज़ है ना, आपको तो टिक मारना है बस, रे डायग्राम थोड़ी बनाना है। लेकिन ये अगर ये डायग्राम समझ जाओगे तो याद करने में आसानी होगा। when the object is situated between center of curvature and focus, when the object is situated between center of curvature and focus, ये नंबर 4 है, ये नंबर 4 है भाई। मैं तो नंबर चेंज करना ही भूल गया था, घपला हो जाता अभी तो। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनता है बियॉन्ड कैपिटल सी। कैपिटल सी के बाहर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बनता है, रियल और इन्वर्टेड ही होगा, रियल और इन्वर्टेड ही होगा, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। सुन लीजिए भाई, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, देन द इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड कैपिटल सी, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। नोट कर लो, नोट कर लो। चले नंबर 5, चले नंबर 5, नंबर 5 बताता हूँ भाई मैं। आप तो फॉरवर्ड करके आगे बढ़ो यार। ठीक है, when the object is situated at capital F, at capital F, when the object is situated at capital F, यानी कि जब ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल फोकस पे ही सिचुएटेड है, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे ही कहीं सिचुएटेड है, ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रहा आपका फोकस, दिस इज फोकस, और ऑब्जेक्ट यहीं पे है, ऑब्जेक्ट यहीं पे है, तो छोटा ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट यहीं पे है, इसका नाम ए बी दे दो आप, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी, सॉरी ऑब्जेक्ट ए बी है। अब देखिए नियम तो वही रहेंगे यार, नियम तो वही रहेगा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आएगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिरर है भाई, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आएगा, ये आया सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में, ये आया, ठीक है, ये निकल जाएगा वहीं से। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आता है
तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से ही जाएगा, ठीक है। जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से लौट जाता है। और अगर ये पैरेलल आया है, अगर ये पैरेलल आया है और हो गई गड़बड़, तो ये समांतर जाना चाहिए था यार इसके। और कैसे करूँ, ये जो बना दूँ थोड़ा सा ठीक समझ आना कि ये पैरेलल ही निकल रहा है, और टेढ़ा किया जानबूझ के, ये पैरेलल निकलना चाहिए इसको ऐसा, ठीक है, ठीक है, ऐसा जाएगा ये। तो ये है रिफ्लेक्टेड रे। नियम वही है कि द लाइट रे कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की से होकर आती है या वक्रता केंद्र की दिशा में आती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाएगी, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाएगी। और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाता है। अब देखिए ये भी परावर्तित किरण है, ये भी परावर्तित किरण है, क्या ये दोनों कहीं मिलेंगे? क्या इनके नसीब में मिलना लिखा है? नहीं लिखा है। समांतर लाइनें कभी नहीं मिलती, ठीक है, समांतर लाइनें कभी नहीं मिलती। तो ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के समांतर हैं। तो हम लोग ये मानेंगे कि ये कहाँ मिलेंगी? ये अनंत पे मिलेंगी। हम लोग ये मानेंगे कि ये कहाँ मिलेगा? ये अनंत पे मिलेगा। यानी इमेज कहाँ बनना चाहिए या बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। When the object is situated at the focus, image will form at infinity, infinity, ओके। दो समांतर लाइनों की तरह थे हम, दो समांतर लाइनों की तरह थे हम, लगा है जैसे अनंत पे मिलेंगे, ठीक है। और एट इन्फिनिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट एफ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट एफ, तो इमेज फॉर्म कहाँ होगा? इन्फिनिटी में फॉर्म होगा। और इन्फिनिटी फॉर्म होगा तो बहुत बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा, ठीक है। और रियल और इन्वर्टेड ही होगा यार, रियल और इन्वर्टेड ही होगा, ओके। तो जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे होता है, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे होगा, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा अनंत पे, यानी कि इन्फिनिटी पे। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। ये था नंबर 5। नंबर 6 देखते हैं आप, ये लास्ट केस है, ये लास्ट केस है। नंबर 6, नंबर 6, when the object is situated between capital F and capital P, क्या है ये? when the object is situated between capital F and capital P, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच पे कहीं होगा, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में कहीं होगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं रखा होगा, तो देखिए इमेज कहाँ बनेगा? देखिए ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव गुफा जैसा मिरर, कॉनकेव कॉनकेव कॉनकेव। और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत पीछे तक ले गया है, ज़रूरत है भाई, ज़रूरत है इसलिए ले गया है। ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रहा पोल, ठीक है, ये रहा फोकस। अब देखिए मान लो कि ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट है ये, और ये ए बी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है। द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। तो देखिए जो आएगा पैरेलल, जो रे पैरेलल आएगा वो तो फोकस से होके ही जाएगा, वो तो फोकस से होके ही जाएगा। जो रे पैरेलल आएगा, द रे कमिंग
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, फोकस से पास होगा जी, फोकस से पास होगा, और इधर पे कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जो लाइट रे ये है ना ऑब्जेक्ट, तो लाइट रे ये रहा आपका, ठीक है। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से आता है, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से आता है, ऑटो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से आता है, ऑटो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वापस चला जाएगा, उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। यानी ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, तो क्या इधर मिलेंगे क्या? ये तो मिलेंगे ही नहीं। दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है। लेकिन पीछे बढ़ा दो, अरे पीछे बढ़ाओ, जो कहानियाँ आगे नहीं मिलती वो पीछे मिलती हैं। फ्लैशबैक में जाके होगा। तो ये इमेज कौन सा है? क्या यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मिले हैं? क्या यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मिले हैं? नहीं, एक्चुअली में तो नहीं मिले हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जो एक पीछे में एक पॉइंट है ना, वहाँ पे मिल सकते हैं। जब उसको पीछे बढ़ाओगे तो ऐसे इमेज को क्या बोलते हैं जी? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ऐसा इमेज कौन सा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज तो हमेशा इरेक्ट ही होता है, सीधा होता है, दिख भी रहा है, सीधा है, दिख भी रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ए भी है, तो इमेज ये ए डैश बी डैश है, इमेज ए डैश बी डैश होगा। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए थोड़ा अलग है, ये बाकी पांचों से ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन फोकस एंड पोल, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन फोकस एंड पोल, तब इमेज क्या बनेगा? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, देन द इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ठीक है। बिहाइंड द मिरर इमेज कहाँ बनेगा? मिरर के पीछे बनेगा। वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट होगा और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। सही है, सही है, सही है, सही है। So when the object is situated between F and P, then the image will form behind the mirror, मिरर के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। वर्चुअल इमेज होगा, आभासी होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 6 केसेस, 6 स्थितियाँ हैं, 6 स्थितियाँ पढ़ा है आपने, ठीक है। कॉनकेव के लिए 6 कंडीशंस, 6 पोजीशन पे पढ़ा आपने कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे होगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, मतलब इमेज का पोजीशन क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, ठीक है। तो चलिए ज़रा याद करें फिर से उस कहानी को। क्या बोला है, क्या बोला है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ओके, फॉर डिफरेंट पोजीशंस when the object is situated at infinity, when the object is situated at infinity, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस से बनेगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस से बनेगा। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, पॉइंट साइज का होगा। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, पॉइंट साइज का होगा। नंबर 2, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर होगा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर होगा तब इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर होगा तब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। नंबर 3, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है तब क्या बनेगा? तब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, साइज भी उतना ही रहेगा, ऑफ सेम साइज, रियल और इन्वर्टेड ही होगा। नंबर 4, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन C एंड F, जब ऑब्जेक्ट
सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा ना, तब इमेज क्या बनेगा, बियॉन्ड कैपिटल सी के बाहर बनेगा, कैपिटल सी के बाहर बनेगा। जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट कैपिटल सी और एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, तब इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बनेगा, बियॉन्ड कैपिटल सी बनेगा। लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है एंड रियल और इन्वर्टेड ही है। एंड नंबर 5 क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट फोकस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट फोकस, इस केस में इमेज बनता है इन्फिनिटी पे, हाईली मैग्नीफाइड होता है, रियल और इन्वर्टेड ही होगा, रियल और इन्वर्टेड ही होगा। एक लास्ट केस जो यूनिक है, थोड़ा हटके है, या यूँ बोलें कि एक्सेप्शन है, अपवाद है। किसके लिए अपवाद है, ये कॉनकेव मिरर के लिए अपवाद है, क्योंकि एक ही कंडीशन है जब यहाँ पर इमेज सीधा और आभासी बनेगा। देयर इज ओनली वन कंडीशन व्हेन द इमेज बाय कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कंडीशन कौन सा है, वो कंडीशन कौन सा है, वो कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, तब इमेज आपका बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, सीधा और आभासी होगा, सीधा और आभासी होगा। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बहुत मेहनत किया है दोस्त, बहुत मेहनत। चलिए, तो ये तो हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना। अब चलते हैं आगे, आगे बढ़ेंगे दोस्त, आगे बढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना। चलिए देखते हैं भाई, ये रहा मेरा प्यारा सा अवतल दर्पण, बेचारे का नंबर कितने देर बाद आया। देखो बोलते हैं ना हर कुत्ते का दिन आता है, लेकिन कितने समय के लिए आता है ये भी देख लो। इसमें एक ही केस है, बस एक ही केस है, ओनली सिंगल केस। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, इधर पे कहीं होगा फोकस, इधर कहीं होगा फोकस, इधर कहीं पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला सरफेस पॉलिश्ड है, यानी लाइट इधर से आ रहा है, लाइट इधर से, ऑब्जेक्ट इधर है। मान लो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, प्यारा सा ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, प्यारा सा ऑब्जेक्ट ए बी। अब याद रखिए, याद रखिए, मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से याद रखिए। इसमें मैंने कंडीशन नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कंडीशन है ही नहीं, कंडीशन है ही नहीं। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो। अब देखिए, जो रे पहला लाया है, जो रे पहला लाया है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या लगेगा, सॉरी 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 सॉरी, ये जाएगा थोड़ी, ये तो इधर चलेगा। द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, वो तो परावर्तन के पश्चात ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रहा है, ये चला गया परावर्तित किरण, ये चला गया इधर। और एक किरण जो चली है किधर, ये वही है, गया था, लेकिन किसको देख के वापस आ गया, याद है ना, किसको देख के वापस आ गया था, ये तो यहीं से वापस आ गया दोस्त, ये चला जाएगा पीछे, ये वही है। बहुत ही आसान है, देखिए बहुत ही आसान है। द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन लगेगा कि वो फोकस से आ रहा है, पहला केस। सेकंड में जो आएगा, वो चला तो है, उसको मंजिल मानकर, वो चला तो है, उसको मंजिल मानकर, लेकिन यहीं से परावर्तित होकर वापस जाना पड़ेगा, यहीं से परावर्तित होकर वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे, अपीयर वाला रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाया है, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाया है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाया है, तो यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होगा,
लग रहा है कि वही मिल रहा है, लग रहा है कि वही मिल रहा है, तो इमेज भी यही बनना चाहिए। ये कौन सा इमेज है? ए डैश बी डैश। दिस टाइप ऑफ इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज है। दिस टाइप ऑफ इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज। साइज क्या है भाई? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्मॉलर देन। पोजीशन क्या है? पोजीशन बता दो भाई, पोजीशन तो मेन है। पोजीशन है बिटवीन P एंड F। याद रखिए 1, 2 and 3 बिटवीन F एंड P, बिटवीन P एंड F। तो इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब वस्तु कहीं भी रहे, वस्तु कहीं भी रहे, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनता है। ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, इमेज जो है वो पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। इमेज जो है पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। वर्चुअल इमेज होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। एक और थोड़ा सा, अब देखिए तो बहुत दूर ले जा रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं बहुत दूर ले जा रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी पे ले जा रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी पे ले जा रहा हूँ, तब इमेज फोकस में बनेगा। लेकिन फोकस के बाहर कभी नहीं जाएगा दोस्त, फोकस के बाहर नहीं जाएगा। जब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे चला गया, तब ये इमेज फोकस में बनेगा। और फोकस में बनेगा तो पॉइंट साइज होगा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा। इसी को बोलते हैं, इसीलिए जब अब बोल देते हो क्या कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट इमेज होगा। ठीक है, ओके, ये कंडीशन याद रखिए आप। कॉन्वेक्स में इमेज फॉर्म में कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन क्या होता है? पोल और फोकस के बीच में ही इमेज बनेगा, और वर्चुअल इमेज होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है भाई, तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, तो आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इतना सारा इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है। चलिए कुछ यूज भी देख लेते हैं। यूज क्या क्या है मिरर्स का, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। यूजेस ऑफ मिरर, ठीक है। नंबर वन प्लेन मिरर। देखो यार, प्लेन मिरर तो जनरली आपके ड्रेसिंग टेबल पे यूज होता है, देखा है, सजने संवरने के लिए ड्रेसिंग टेबल। ठीक है, सजने संवरने का तभी मज़ा कोई देखने वाला, बाकी आप जानते ही हो। तो प्लेन मिरर का मोस्टली जो है डेकोरेशन, आप जाओगे मॉल वॉल में लगा होता है, मतलब शो बढ़ाने के लिए, तो ये प्लेन मिरर है। और दर्पण जो आपके घर में हो वो प्लेन मिरर ही है, तो ड्रेसिंग टेबल पे यूज़ कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्वेक्स पहले देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, इसका सब देखो, इसका जो अभी देखा इमेज फॉर्मेशन क्या है, इसका इमेज फॉर्मेशन बोलता है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज जो है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। इमेज जो है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ऐसा कहाँ पे यूज होता है? ऐसा तो मेरे को ना गाड़ी के बगल में जो आईना लगा होता है ना सर, और जिसको मैं, और साइड मिरर या क्या रियर मिरर, क्या बोलते हैं उसको, रियर मिरर, साइड मिरर भी बोले यहाँ, साइड मिरर, वहाँ पे यूज होता है। क्यों यूज होता है समझ में आ रहा है? क्यों यूज होता है? क्योंकि पता था हम लोग को कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट साला कहीं भी हो, गाड़ी पास में हो, गाड़ी दूर में हो, बहुत दूर में हो, इमेज तो क्या बनेगा, छोटू सा बनेगा। तो अगर इमेज छोटा बन रहा है, इट मीन्स इट कैन कवर द लार्जर एरिया।
इट कैन कवर द लार्जर एरिया, ये बहुत सारे एरिया को कवर कर सकता है, ठीक है। और पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है इमेज का पोजीशन, ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है ना, इमेज का नेचर चेंज नहीं होगा, इमेज का साइज भी चेंज नहीं होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का सबसे ज़्यादा जो यूज है वो रियर मिरर में होता है। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव मिरर खत्म करना है, कहानी खत्म करना है। कॉनकेव मिरर देखिए, सेविंग करते हैं ना जी, सेविंग करते हैं ना, सेविंग करते हैं कि नहीं? अरे मतलब आप लोग महिलाएं नहीं करती, हम लोग करते हैं, मैं ऑडियंस नहीं किया हूँ। देखो सेविंग मिरर में यूज होता है, सेविंग में कॉनकेव मिरर होता है। उससे क्या होगा, जब भी आपका चेहरा फोकस और पोल के बीच में होगा, ध्यान सुनना भैया, बोलते हैं हम लोग पढ़ते हैं कोई काम नहीं आता, भाई दिमाग तो लगाओ, कहाँ क्या काम आता है। कॉनकेव मिरर जो सेविंग वाला जो आईना है, मिरर है, वो एक्चुअली में कॉनकेव होता है। देखिए कैसे होगा कॉनकेव, जब भी आपका चेहरा यानी कि थोपड़ा फोकस और पोल के बीच में होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा, तो इमेज इधर बनेगा, पीछे बिहाइंड मिरर बनता है, थोड़ा बड़ा बनता है ना यार, थोड़ा बड़ा बनता है ना, बारीकी से देख के सेट कर पाओगे, इधर से क्या क्या कटआउट लगाते हैं। फोकस और पोल के बीच में होता है आपका थोपड़ा, तो इधर इतना बड़ा थोपड़ा बनेगा, इतना बड़ा चेहरा बनेगा दोस्त, ठीक है। तो आप बढ़िया सेविंग करिए। तो ये इसका एक यूज़ हो गया सेविंग, और कहाँ पर इसका एक यूज़ हो गया सेविंग मिरर में हो गया। और डेंटिस्ट, डॉक्टर जो है डेंटिस्ट भी इसका यूज़ करेंगे टू सी द लार्जर इमेज ऑफ द टीथ। जाओगे दांत दिखाने तो थोड़ा जूम करके देखेगा ना यार, डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज डेंटिस्ट भी करते हैं कॉनकेव मिरर का। और इसका यूज जो है टॉर्च में रिफ्लेक्टर्स के फॉर्म में भी होता है, कैसे होगा सर? अरे देखो भाई, अगर लाइट सोर्स को यहाँ रख दोगे, लाइट सोर्स को यहाँ रख, टॉर्च देखा, पुराने ज़माने वाला टॉर्च देखा है जिसमें वो निप्पो का बैटरी लगता था। टॉर्च में अगर यहाँ पे है तो जो रे यहाँ से जाएगा, फोकस को रख दो, लाइट सोर्स यानी जो छोटा सा बल्ब होता है उसको फोकस पे रख दिया है, ये कॉनकेव मिरर लगा दिया है। अब यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होगा तो पैरेलल हो जाएगा, एकदम दिखता है ना पैरेलल, एकदम बीम, लाइट बीम दिखता है, ये वही तो है दोस्त, ठीक है। तो टॉर्च में यूज हो जाएगा। और आपका जो व्हीकल्स का हेडलाइट है उसमें भी यूज होगा, व्हीकल का जो हेडलाइट है उसमें भी यूज होगा, ठीक है। तो प्लेन मिरर का यूज ड्रेसिंग टेबल में हो गया, सजने संवरने के लिए है। कॉन्वेक्स मिरर का जो मेन यूज है वो रियर मिरर या साइड मिरर है। कॉनकेव मिरर के बहुत सारे यूजेस हैं, एक तो आपका सेविंग मिरर हो गया, डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं टू सी द लार्जर इमेज ऑफ योर टीथ। इसका यूज टॉर्च में भी हो सकता है, टॉर्च के बाद हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में होगा। वो देखा सोलार रिफ्लेक्टर, ये लाइट आएगा, पैरेलल आएगा तो एक पॉइंट पे इसको कंसंट्रेट कर देगा, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। लाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने के लिए भी कर सकते हैं। सोलार फर्नेस बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग आगे के लेक्चर्स अगली वाले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए चलते हैं।